हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे क्लास 8 की बायोलॉजी। आज हम पढ़ने वाले हैं उसमें चैप्टर नंबर 3, जिसका टाइटल है कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तनु बेटा, इसका इंट्रोडक्शन रीड करो। Yes, sir. Introduction. First, man is closely related to an ecosystem and is dependent on it for his requirements of air, land, food, and water. Ecosystem consists of biotic, living, and abiotic, non-living components. Second, a balance is required to be maintained between various components of the ecosystem so that everything goes on smoothly. Third, man being selfish by nature is trying to over extract nature by different ways, which goes against the natural. Siri, what is this? Equilibrium. Equilibrium. Fourth, to maintain the equilibrium of nature, conservation of resources is necessary. Fifth, conservation means planned and regulated management to prevent the destruction or exploitation of environment. It is different from the preservation or no use. ओके देखो, जो मैन, एनिमल या फिर आपके आसपास में जो एनवायरनमेंट है, इन सब के बीच में जो एक इंटर रिएक्शन होता है, एक दूसरा मतलब एक जैसे मेन एनिमल पे डिपेंड, एनिमल प्लांट्स पे डिपेंडेंट, तो ऐसे क्या है कि सभी एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं और इस चीज़ को बोलते हैं इकोसिस्टम। मतलब सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। अगर किसी एक को नुकसान पहुंचाओगे तो उसका असर सब पे पड़ने वाला है, आज नहीं तो थोड़े टाइम के बाद। ठीक है, तो इकोसिस्टम जो होता है उसमें ये सारी चीज़ें आती है। जैसे इनको आप बोल सकते हो कि बायोटिक और एबायोटिक थिंग्स। बायोटिक जैसे मैंने आपको बताया ये सारी, एबायोटिक मतलब जो क्लाइमेट है, लैंड, एयर, आपके आसपास में जो जो अर्थ सरफेस है, वो सारी चीज़ें जो है वो आ जाती है नॉन लिविंग थिंग्स के अंडर। ओके, तो इन सबको मिला के बनता है इकोसिस्टम। अब इसमें क्या होता है कि सभी लोग इसमें थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूशन करते हैं इकोसिस्टम को बैलेंस बनाए रखने के लिए। अगर कहीं से थोड़ा सा भी इसको आप अनबैलेंस करते हो तो ये जो है इसके रिपरकशंस मतलब इसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है अपने को आसपास में देखने को मिलते हैं। जैसे एग्जाम्पल से अगर मैं बताऊं कि अगर हमने फॉरेस्ट को ज़्यादा कटिंग कर ली तो रेनफॉल की वजह से वहाँ पे सोइल इरोजन बढ़ जाएगा और हो सकता है कि जैसे फॉरेस्ट की कटिंग से CO2 का जो सिक्वेशन जो फॉरेस्ट में होता है उसकी रेट कम हो जाएगी, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न होगी। तो ये सारे क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं कि एक अगर कोई काम करते हो तो उसका इफेक्ट आसपास में अपने एनवायरनमेंट में इसका असर देखने को मिलता है और उसका अल्टीमेट असर जो है वो बायोटिक थिंग्स के ऊपर देखने को मिलता है। जैसे आजकल क्या हो रहा है कि जो ह्यूमंस हैं वो सेल्फिश हो रहे हैं और नेचर को बहुत बुरी तरह से एक तरह से इफेक्ट कर रहे हैं। इसमें जैसे कि कई फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय करना या फिर इकोलॉजिकल बैलेंस में जैसे नई नई तरह की मतलब ये नहीं होता, जैसे माइक्रोब्स होते हैं तो नए नए तरह के माइक्रोब्स के ऊपर रिसर्च के दौरान म्यूटेशंस जनरेट हो जाते हैं, तो ऐसे म्यूटेशंस क्रिएट करना, ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं रीज़न किसके लिए, ये इकोसिस्टम के इम्बैलेंस के लिए। और जब इस तरह से होता है तो देखो जो बैलेंस होता है ना इकोसिस्टम का बैलेंस, उसको बोलते हैं नेचुरल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपने कभी वो देखा है एक पेंडुलम, उसमें से एक लटका रहता है एक ऐसे धागे से, एक लोहे का एक ऐसा गोला। ओके, तो इसमें क्या है कि बैलेंस होना जरूरी है कि अगर आप एक लोहे की रोड को इस तरह से बीच में से बांधो और इसके दोनों साइड में आपने सेम वेट के कोई दो आपने वो बांध दिए लोहे के कुछ गोले, अब होगा क्या कि अगर ये दोनों का वेट बराबर है और यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं हो रहा, मतलब ना तो कोई एयर का या फिर ना कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस, किसी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं हो रहा, तो ये क्या होंगे, बैलेंस कंडीशन में होंगे। अगर आपने यहाँ पे किसी भी एक तरफ थोड़ा सा भी वजन पुट किया तो ये क्या हो जाएगा, इस तरफ से नीचे हो जाएगा और इस तरफ से ये ऊपर हो जाएगा। इसको बोलते हैं बैलेंस। तराजू देखा है, तराजू, तराजू जैसे ही होता है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि बैलेंस रखना किसी भी चीज में। तो ये नेचुरल जो बैलेंस है ये ह्यूमन की वजह से ये डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस है ग्रीडी और उन्होंने क्या है अपने हिसाब से एनवायरनमेंट को एक्सट्रैक्ट किया, नुकसान पहुंचाया, जिससे क्या हो रहा है कि आज ये सिचुएशन आ गई है कि अपने को इसके रिपरकशंस देखने को मिलते हैं। जैसे आसपास में बिना मानसून की बारिश आना, फ्लड आना या फिर साइक्लोन्स आना, ये सारे क्या हैं, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे क्या हैं, इसी की रिपरकशंस हैं जिसकी वजह से आज अपने को ये देखने को मिलते हैं। ओके, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम ऑफ नेचर कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज इज नेसेसरी।
अब देखो, अगर आपको इन सब समस्याओं से बचना है, इसका एक ही समाधान है कि आप जो है इस नेचुरल जो इक्विलिब्रियम है इसको फिर से आप बैलेंस बनाने में हेल्प कीजिए। कंजर्वेशन मीन्स planned and regulated management to prevent the destructions or exploitation of the environment। कंजर्वेशन का मतलब ये होता है कि आपने दो तरह से काम करना है, एक तो वो जो आपने डिस्ट्रॉय कर दिया उसको वापस से बराबर लेके आना, और आगे एक दूसरा ये कि आप नेक्स्ट जो आप इसका मतलब एक्सप्लोइट कर रहे थे उसको थोड़ा सा मतलब कम करना या फिर मेंटेन करना। तो ये दोनों चीजों को अगर आपने कर लिया तो हो सकता है कि फ्यूचर में ये नेचुरल जो इक्विलिब्रियम है ये वापस से अपना सस्टेन होके और वापस से अपना जैसे पहले काम करा था वैसे ये अभी काम करना स्टार्ट करे, जिससे कि ये जो इसकी जो समस्या है वो आपको देखने के लिए ना मिले। ओके, अब देखो, सर तो प्रिजर्वेशन का मतलब ये भी नहीं होता कि आप उसको यूज ही ना करें। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि आप मतलब लिमिट में यूज करते हुए उसको प्रिजर्व करें। जैसे होता है ना कि आपका भी काम हो जाए और जो नेचुरल जो बैलेंस है वो भी डिस्ट्रॉय ना हो। तो इस हिसाब से आपको दोनों को मेंटेन करके चलना पड़ेगा, तभी जाके प्लांट्स और एनिमल्स को कंजर्व किया जा सकता है। और जब तक ये कंजर्व नहीं होंगे तब तक नेचुरल जो एक तरह से इकोसिस्टम है वो ऐसे ही इम्बैलेंस होता रहेगा। मैंने आपको बताया डिफोरेस्टेशन, और डिफोरेस्टेशन और उससे होने वाली समस्याएं बहुत सारी है। अगर आपने सिर्फ डिफोरेस्टेशन किया ना तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। जैसे सबसे पहली बात तो कि डिफोरेस्टेशन के कॉज क्या हो सकते हैं, किसकी वजह से आप डिफोरेस्टेशन करते हो। आपको एग्रीकल्चर करना है और एग्रीकल्चर के लिए आपके पास लैंड नहीं है, आपने फॉरेस्ट को कट कर दिया और एग्रीकल्चर स्टार्ट कर दिया। इंडस्ट्री के लिए जगह नहीं है, या फिर आपको चाहिए वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, जो एक फॉरेस्ट के ग्राउंड में जो रिसोर्सेज होते हैं वो चाहिए, तो आपको इंडस्ट्री के लिए आप उस डिफोरेस्टेशन को कर सकते हो। डैम बनाना है तो उससे वो सबमर्ज हो गया आसपास का रीजन, उससे डिफोरेस्टेशन हो गया ऑटोमेटिक। फ्यूल वुड, तो इसमें आप क्या करते हो कि फॉरेस्ट की लकड़ियों को काम में लेने के लिए आपने डिफोरेस्टेशन कर दिया। ओवरग्रेजिंग, इससे भी डिफोरेस्टेशन होता है, बहुत बार अपन इसको पढ़ लिया है। तो ये कुछ कॉज थे जिसकी वजह से डिफोरेस्टेशन होता है। अब डिफोरेस्टेशन से क्या क्या चीजें होती है, मतलब क्या क्या उससे प्रॉब्लम्स होती है वो भी देखेंगे। बट उससे पहले देखो कि जो डिफोरेस्टेशन होता है उसके रीजन क्या है। उससे पहले आप अपना डाउट पूछो। तनु, आपने बताया था कि ह्यूमन कौन सी डी है। ह्यूमन कौन से? अभी सर आपने बताया था जब आप समझा रहे थे कि है ना ह्यूमन कौन सी डी है 3, तो वो अपने क्या बोलते हैं, वो अपने मतलब फायदे के लिए वो करते हैं, कंजर्वेशन नहीं करते और इकोसिस्टम को बिगाड़ देते हैं। हाँ, मैन जो कि होता है, तभी आपने बताया था कि कौन सी डी है, तो नहीं क्या बताया था, टी डी है, 2D है, 3D। अभी दिमाग में नहीं आ रहा बेटा, ऐसा अगर मैंने कुछ बोला है तो। डी बताया था। ठीक है। हाँ हाँ, सही। जो इकोसिस्टम के अंदर अगर एक की भी चेन खराब हो गई, मतलब कि एक भी मतलब उसके अंदर से डिसबैलेंस हो गया, तो वो तो कुछ और उसका उपाय भी तो हो सकता है ना। उसका उपाय यही है कि आप उसको वापस से ठीक करो। उपाय जैसे कैसे? डिफोरेस्टेशन का एफोरेस्टेशन। अगर और आपने उसके लिए वाटर भी तो होना चाहिए ना। बहुत सारे तरीके हैं, अभी रुको। देखो, आगे है डिफोरेस्टेशन मींस कटिंग ऑफ ट्री और रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट कवर ऑन अमाउंट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। मतलब आप इन रीजन्स की वजह से आप डिफोरेस्टेशन कर सकते हो। अभी मैंने आपको मैप में बताया वो रीजन्स थे, उसके अलावा भी कुछ रीजन्स हैं। जैसे आपको अगर कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए, हीट के लिए, इन सब के लिए, जैसे शेल्टर के लिए लकड़ी चाहिए, कहाँ से आती है लकड़ी? फॉरेस्ट से आती है। ओवर एक्सप्लॉइट मतलब कि ज्यादा डिमांड, तो ज्यादा आपको लकड़ी चाहिए और उसकी वजह से फॉरेस्ट जो है वो नष्ट होते जाएंगे। मेकिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर कैनाल्स फॉर इरीगेशन। आपको देखो, अगर किसी जगह पे डैम बना के बिजली बनानी है, तो जब डैम बनाते हैं तो ऐसे जो उसके पीछे का जो एरिया होता है वो क्या हो जाता है, अगर वहाँ पे कोई भी फॉरेस्ट है या कोई विलेज है या कुछ भी है, वो वाटर में सबमर्ज हो जाएगा और सबमर्ज होके वहाँ पे ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करेगी अगर वहाँ पे वाटर ही वाटर है। ठीक है, कभी आपने देखा है क्या कि वाटर में कभी कोई फॉरेस्ट हो? तो इस तरह से भी डैम बनाने से भी उसके पीछे का जो रीजन है वो सारा क्या हो जाएगा, सबमर्ज होने की वजह से वो फॉरेस्ट है वो सारे आपको कटिंग करनी पड़ेगी, डिफॉरेस्ट वहाँ पे करना पड़ेगा आपको। मेकिंग रोड, रेल लाइंस एंड टाउनशिप्स, इनको बनाने के लिए भी आपको जगह की जरूरत होती है। और अगर ये चीजें जैसे रोड लाइन है, रेल लाइन है, अगर ये किसी फॉरेस्ट से होकर जा रही है तो जितनी दूर में वो जाएंगी उतने दूर में तो आपको पेड़ पौधे काटने पड़ेंगे, उससे होगा डिफोरेस्टेशन। प्रिक्योरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, कल्टीवेशन के लिए भी लैंड चाहिए, तो इस वजह से भी डिफोरेस्टेशन होता है। बिल्डिंग हाउसेज, फैक्ट्रीज एंड फर्नीचर्स,
इसके लिए डिफोरेस्टेशन होता है। फॉरेस्ट फायर, सबसे ज़्यादा डिफोरेस्टेशन इसकी वजह से होता है। फॉरेस्ट फायर जो नेचुरल फायर होती है उसकी वजह से। तो इसका तो एक ही उपाय है कि इसके लिए तो सर्वेलेंस करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि कहीं पे क्या फॉरेस्ट फायर तो नहीं लग रही है। आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन का जो सिस्टम है, गैदरिंग, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का जो सिस्टम है और इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड करो उसका जो सिस्टम है उसको बूस्ट करना पड़ेगा। इसी से आप इसको बच सकते हो। अब देखो आपने डिफोरेस्ट कर दिया तो उससे क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं कब से बोल रहा हूँ कि डिफोरेस्टेशन नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए डिफोरेस्टेशन, क्या इसका इफेक्ट पड़ता है उसको देखेंगे। सबसे पहला इफेक्ट तो यही है कि डिफोरेस्टेशन क्या करते हैं कि CO2 को एक तरह से ऑब्जर्व कर लेते हैं, अपने अंदर सिंक कर लेते हैं। तो इसमें क्या होता है कि CO2 एटमॉस्फेयर की मैक्सिमम CO2 जो है इन्हीं फॉरेस्ट के द्वारा अपने अंदर ऑब्जर्व की जाती है, जिससे कि एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल एक लिमिट तक ही बढ़ता है। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो ये CO2 का जो लेवल है वो राइज होगा, और ऐसे में जब CO2 का लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाएगा वो इफेक्ट फिर बाद में वो बनाएगा ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक ग्रीन हाउस इफेक्ट, और उससे फिर बनेगी अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे राइज होगा। और फिर बाद में इससे बहुत सारी चीज़ें होती है कि अर्थ का टेम्परेचर राइज होगा तो उससे आइस मेल्ट होगी, सी लेवल ऊपर आएगा, जो सी के आसपास के जो विलेज हैं, जो भी कंट्रीज हैं वो सारे क्या सबमर्ज हो जाएंगे। तो बहुत सारे इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जब कभी आप फॉरेस्ट को कट करते हो। तो सबसे पहला रीजन तो इसका सबसे बड़ा रीजन तो यही है कि CO2 को फिर ऑब्जर्व कौन करेगा, सिंक कौन करेगा। डिफोरेस्टेशन मीन्स लेस यूज ऑफ CO2 बाय प्लांट्स, thus resulting in increasing the CO2 concentration and temperature on the earth rise. CO2 is a greenhouse gas, excess of it will lead to global warming. Okay, जैसे मैंने अभी बताया वो सारी बात यहाँ पे लिखी हुई है। Deforestation decreases the rainfall, cutting of tree reduces the transpiration and increase the temperature, disturb by water cycle and may result in drought. देखो डिफोरेस्टेशन जब होगा तो उससे धीरे धीरे रेनफॉल भी कम होने लगेगा। जैसे डेजर्ट में रेनफॉल कम क्यों होता है, क्योंकि वहां पे फॉरेस्ट नहीं है। फॉरेस्ट क्या होता है कि रेनफॉल को बनाने में या फिर रेनफॉल को लाने में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि उससे ऐसा एक वहां पे एक ऐसा टेम्परेचर क्रिएट होता है, क्लाइमेट क्रिएट होता है, जिसकी वजह से वहां पे रेनफॉल ज्यादा होता है। जब कभी भी आप देखोगे तो फॉरेस्ट के आसपास रेनफॉल ज्यादा होता है और डेजर्ट में रेनफॉल नहीं होता। रीजन यही है कि कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट के जो ट्रीज हैं वो इस तरह का क्लाइमेट क्रिएट करते हैं जिससे कि रेनफॉल बढ़ता है। और अगर ऐसा डिफोरेस्टेशन करोगे तो वहां पे रेनफॉल डिक्रीज होगा, रेनफॉल डिक्रीज होगा तो वहां पे वाटर साइकिल जो है वो नहीं होगा, और वाटर साइकिल नहीं होगा तो ड्रॉट आने की सिचुएशन क्रिएट होगी। ड्यू टू डिफोरेस्टेशन देयर विल बी इंक्रीज चांसेस ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज सच एज फ्लड्स एंड ड्रॉट्स। डिफोरेस्टेशन से देखो फ्लड्स भी आ सकती है, एक्सेसिव रेनफॉल भी हो सकता है, जैसे कि कई बार देखने को मिलता है कि बेमौसम बरसात हो जाती है तो उससे रेनफॉल की वजह से क्या फ्लड आ जाती है। और कई बार ऐसे होता है कि बरसात आती ही नहीं है पूरे पूरे साल भर, तो उससे क्या होगा, ड्रॉट्स आएंगे। ओके, रूट्स ऑफ ट्रीज होल्ड्स द सोइल एंड दस इन absence of the trees there is more soil erosion, removal of topsoil, fertile land is covered by deserts, desertification। देखो होता क्या है कि जब कभी रेनफॉल होता है तो रेनफॉल अपने साथ साथ में जहां जहां से वो पानी गुजरता है वो अपने साथ साथ में जो अर्थ का जो ऊपर का जो टॉप सॉइल जो होती है उसको इरोड करके अपने साथ बहा के ले जाता है। फॉरेस्ट क्या करते हैं, उस टॉप सॉइल को बहा के ले जाने में थोड़ी सी एक तरह से बैरियर का काम करते हैं। वो क्या करते हैं कि वहाँ के फॉरेस्ट से जैसे जो रूट्स होती है ट्रीज की, वो टॉप सॉइल को बहा के ले जाने से रोकते हैं। अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो उसके रूट्स नहीं होंगे तो फिर बाद में वहाँ की टॉप सॉइल बह के चली जाएगी। इससे होगा क्या कि जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर का जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो फर्टाइल लैंड है उसके ऊपर इस तरह की एक तरह से डेजर्ट वाली लेयर आ जाएगी जो कि इनफर्टाइल होगी, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डी-डेजर्टिफिकेशन। ओके, तो ये सारा क्या होता है, इसकी वजह से रेनफॉल ना होने की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। एक्सेसिव रेनफॉल की वजह से भी आपको कई बार इस तरह के प्रॉब्लम्स का सामना करने का मिलता है कि अगर रेनफॉल ज्यादा हो रही है तो वहां पे सोइल इरोजन होगा, टॉप सॉइल वहां से रिमूव होगी, और टॉप सॉइल रिमूव होने से फर्टाइल लैंड जो है वो इनफर्टाइल लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, सारा हो रहा है डिफोरेस्टेशन की वजह से। सोल्यूशन इसका यही है, एफोरेस्टेशन। आप इस फॉरेस्ट को वापस से मतलब या तो कहीं और ट्रांसफर करो अगर आपको नीड है उस जगह की, और अगर ऐसा नहीं है तो आपको वहीं पे प्लांट्स ग्रो करने चाहिए जिससे कि जो फॉरेस्ट है वो अपने आप में सस्टेन रहे। डिफोरेस्टेशन डिक्रीजेज वाटर होल्डिंग कैपेसिटी एंड इनफिल्ट्रेशन रेट दस कॉजिंग फ्लड्स। देखो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैंने बताया कि जब कभी बरसात होती है तो जो रूट्स होती है ट्रीज की, उन ट्रीज की रूट्स के आसपास में वो पानी जो है वो
परकोलेट कर लिया जाता है जमीन में। अगर जमीन में वो पानी परकोलेट नहीं होगा, जो बरसात का पानी है, तो वो जाएगा कहाँ पे, वो बह के जाएगा आगे। और जैसे वो आगे जाएगा तो आगे एक्सेसिव अमाउंट ऑफ वाटर एक साथ जब कभी किधर से निकलेगा तो वो क्या हो जाएगा, फ्लड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ये कुछ रीजन कुछ कॉन्सिक्वेंसेस थे डिफोरेस्टेशन की वजह से। एक बार यहाँ पे एक डायग्राम गिवन है, उसको भी देख लो। देखो डिफोरेस्टेशन हो क्या रहा है कि 30 मिलियन के आसपास, 30 मिलियन एकड़ के आसपास हर साल जो डिफोरेस्टेशन है वो पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। ठीक है, 30 मिलियन एकड़ जो फॉरेस्ट है वो हर साल नष्ट किया जा रहा है। अब इससे होगा क्या, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस हो रहे हैं, फूड इनसिक्योरिटी हो रही है और लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो ये सारे इसकी वजह से कुछ रीजन्स हैं वो हो रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे 20% ऑफ ग्लोबल CO2 एमिशंस आर कॉज्ड बाय डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन से ना सिर्फ ये CO2 को सिंक करने की कैपेसिटी कम होती है, बल्कि जो सिंक किया हुआ जो CO2 है वो भी एटमॉस्फेयर में वापस से रिलीज कर दिया जाता है। क्योंकि डिफोरेस्टेशन करोगे तो उस वुड में से कहीं ना कहीं वो CO2 जो उसने ऑब्जर्व की है वो कहीं ना कहीं वापस से निकल के एटमॉस्फेयर में आ जाएगी। तो 20% के आसपास ग्लोबल जो CO2 का जो एमिशन है वो इसकी वजह से बढ़ रहा है। ट्रीज कूल द एटमॉस्फेयर एंड स्टोर ग्रीन हाउस गैसेज, ये नहीं होगा तो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। फ्लडिंग एंड सोइल इरोजन रिजल्ट्स फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन, की नेचुरल रिसोर्सेज की एक तरह से कमी हो रही है, उसमें आ गया। फूड इनसिक्योरिटी कैसे, 1.6 बिलियन पीपल लिविंग इन द पॉवर्टी डिपेंड्स ऑन द फॉरेस्ट फॉर देयर फूड, फ्यूल एंड लाइवलीहुड। ट्राइब्स के बारे में सुना है आपने, तो ट्राइब्स जो मैक्सिमम ट्राइब्स है वो सारी कहाँ रहती Yes, है, sir. फॉरेस्ट में रहती है। और अगर ऐसी ट्राइब्स का अगर आपने घर ही खराब कर दिया, मतलब फॉरेस्ट ही आपने नष्ट कर दिए, तो उसे वो जाएंगे कहाँ, रहेंगे कहाँ, खाएंगे कहाँ। तो इस तरह के कितने लोग हैं, लगभग पर ईयर 1.6 बिलियन लोग जो है ऐसे बेघर हो रहे हैं अपने एरिया से। बिलियंस ऑफ पोलिनेटर बी हैव लॉस्ट देयर हैबिटेट। पोलिनेटर का मतलब क्या होता है कि मतलब एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उसके जो मतलब परागण जो होते हैं, अब इसको नहीं, क्या बोलते हैं, फूल की बात है ना, उसको क्या बोलते हैं? पोलन सर, पोलन। पोलन। हाँ, पोलन। उन पोलन को क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, तो इन्हीं को बोलते हैं क्या, पोलिनेटर। ओके, तो ये क्या है, इनका भी एक तरह से डिस्ट्रॉय हो रहा है, इनका जो लाइफ साइकिल है वो भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। क्योंकि अगर ट्रीज नहीं होंगे तो फ्लावर नहीं होंगे, और फ्लावर नहीं होंगे तो फिर बाद में ये कहाँ पे अपना सर्वाइव करेंगे। तो इस तरह के जो बिलियंस ऑफ पोलिनेटर हैं वो भी अपना हैबिटेट खोल रहे हैं। फॉरेस्ट आर होम टू ओवर 70% ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स एंड अदर ऑर्गेनिज्म। तो ये कहाँ जाएंगे, 70% के आसपास जो एनिमल्स, प्लांट्स, इस तरह की जो स्पीसीज हैं वो फॉरेस्ट में ही रहती हैं, वो कहाँ जाएंगे अगर डिफोरेस्टेशन होगा। ह्यूमन एंक्रोचमेंट एंड लॉजिंग डिस्ट्रॉयज द फॉरेस्ट। एनक्रोचमेंट का मतलब क्या होता है कि किसी चीज के ऊपर कब्जा करना। जैसे एग्रीकल्चर के लिए ह्यूमंस क्या कर रहे हैं, आगे से आगे फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं और उसके ऊपर अपना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं। तो इस वजह से भी प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ रही है डिफोरेस्टेशन की। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। अभी तक अपन ने देखा कि डिफोरेस्टेशन किसकी वजह से हो रहा है, और डिफोरेस्टेशन जिसकी वजह से हो रहा है तो उससे फिर बाद में क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब अपन देखेंगे कि कंजर्व क्यों करना चाहिए, सॉरी कंजर्व करने के कुछ मेथड्स हैं और उससे क्या क्या बेनिफिट होंगे उनको देखते हैं। ठीक है, बायोस्फीयर इज ए पार्ट ऑफ द अर्थ इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट और विच सपोर्ट्स लाइफ। देखो बायोस्फीयर का मतलब आपने समझा होगा कि एटमॉस्फेयर होता है, उसको जो एयर होती है उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, जो लैंड सरफेस होती है उसको बोलते हैं क्या, लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर। जो वाटर वाला एरिया होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर। ये तीनों मिलके क्या बनाते हैं, तीनों मिलके बनाते हैं बायोस्फीयर। 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 तो जब ये बायोस्फीयर इन तीनों की वजह से एक तरह से मिलके बना है, और इन सब में क्या होगा, कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे। अगर इसको ही कोई इफेक्ट करेगा तो ये सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस बायोस्फीयर में रहते हैं उन सबके ऊपर इसका कुछ ना कुछ इफेक्ट पड़ने वाला है। ओके, तो इसको बैलेंस करने की जरूरत है। वेट ए मिनट। Biological diversity or biodiversity refers to the variety of organisms exist on the earth, their interrelationships and their relationships with the environment। देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया और उसमें अलग अलग तरह की स्पीसीज अपना मतलब आराम से रह रही हैं, एक दूसरे से इंटर रिएक्शन करते हुए या फिर इंडिपेंडेंट भी वो रह सकती हैं। तो एक छोटा सा एरिया जिसमें जितनी ज्यादा स्पीसीज होगी ना, उसका मतलब उसमें उतनी ही ज्यादा डाइवर्सिटी है, और इसको क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। तो ये क्या है कि जितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है उतना ही ज्यादा अपना जो नेचर है वो सस्टेन रहता है।
ये एक लॉजिक है जिसके पीछे अपने को काम करना है कि बायोडाइवर्सिटी को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंग टू जीईई इज वाइल्ड लाइफ एम्ब्रेसेस ऑल लिविंग क्रिएचर्स एंड ऑल्सो इम्प्लाइज देयर कंजर्वेशन। देखो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पे अक्सर जो है ह्यूमंस का इंटरफेरेंस नहीं होता है, और जहाँ की एक तरह से आप देखो तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो ऑटोमेटिक अपने आप में सर्वाइव करती है, उसमें किसी का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है। इसमें लिविंग क्रिएचर्स हो सकते हैं और अलग अलग तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे वहाँ पे रहते हैं, तो इसको बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। और बायोडाइवर्सिटी में इस जो ये रह रहे हैं उनको बोलते हैं क्या, वाइल्ड लाइफ, जो इस पर्टिकुलर एरिया में अपना जीवन व्यापन करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ग्राफ है, कोजेस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब समझाया मैंने कि ऐसा रीजन जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम होता है, और उसमें जो भी लोग रहते हैं वो चाहे प्लांट्स हो या फिर एनिमल्स हो या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो सारे किस में आ जाते हैं, वाइल्ड लाइफ में। अब जब कभी फॉरेस्ट का डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो उससे होगा क्या, बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा, और बायोडाइवर्सिटी को लॉस होगा तो इस तरह की वाइल्ड लाइफ जो है वो भी खतरे में आती है, वो एक्सटिंक्शन की कगार पे आ जाती है। एक्सटिंक्शन का मतलब नष्ट होने की कगार पे आ जाती है। तो कोज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्या क्या रीजन है, अरे वहां तक स्टेज, हाँ स्टेज। तो कोज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड लाइफ के खत्म होने या नष्ट होने के पीछे क्या क्या रीजन है उसको देखते हैं। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, हैबिटेट डिस्ट्रप्शंस। हैबिटेट डिस्ट्रप्शंस मतलब हमने क्या कर दिया, उनके हैबिटेट मतलब जो फॉरेस्ट थे उनको हटा दिया, नष्ट कर दिया। इससे क्या होगा, उनका जो एक तरह से रहने का जो जगह था वो नष्ट हो गया। तो 30% तो रीजन यही है, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस। सेकंड जो सबसे बड़ा मेजर रीजन है वो है हंटिंग फॉर कॉमर्शियल प्रोडक्ट्स। 21% रीजन इसका ये है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, इनकी पोचिंग करते हैं, मतलब शिकार करते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ का मतलब सिर्फ एनिमल्स नहीं होते हैं, प्लांट्स भी होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सबसे बड़ा रीजन है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ एलियन स्पीसीज। एलियन स्पीसीज का अगर आपने कहीं पे इंट्रोडक्शन कर दिया तो भी क्या होगा, वहां की वाइल्ड लाइफ खतरे में आ जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखो, अगर आप स्कूल में जाते हो, आपकी क्लास में मान के चलो कितने स्टूडेंट है बताओ, 45। और टॉपर कौन है, टॉप 3 कौन है, टॉप 3 स्टूडेंट? हमें नहीं पता सर, मतलब सर, मतलब सब बच्चे सर है सर, इंटेलिजेंट है क्लास में सर, सबसे ज्यादा तनुज है सर, एक लड़का है सर सबसे ज्यादा। हाँ मतलब कोई तो होगा ना। ठीक हाँ है, तनुज सर। चलो अब मुझे आप एक बात बताओ, अगर आपकी क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं, वो पढ़ रहे हैं आराम से, अगर मैं इसमें एक स्टूडेंट ऐसा ला के बिठाता हूँ जो कि सुपर टैलेंटेड है, सुपर टैलेंटेड मतलब सब कुछ उसको आता है, तो क्या आपके क्लास का जो इकोसिस्टम है, जो मतलब एक दूसरे से जो व्यवहार है लोगों का, थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, होगा ना? तो जो बाहर से मैंने स्टूडेंट लेके आया हूँ ना, उसको बोलते हैं एलियन। जब कभी बाहर से कोई चीज आती है एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे वो नेचुरली सर्वाइव नहीं करती है, तो उसको बोलते हैं एलियन। तो इस तरह से क्या होता है कि कई बार ऐसे वाइल्ड लाइफ में बाहर से कोई स्पीसीज जो है वो या तो ह्यूमन की गलती की वजह से आ जाती है, या फिर वो ऑटोमेटिक वहां से मतलब कि माइग्रेट होकर आ जाती है। तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि जो वाइल्ड लाइफ जो है उसको नुकसान पहुंचता है। मैंने आपको एक एलियन स्पीसीज के बारे में बताया था जिसका नाम था कांग्रेस ग्रास, नाम सुना होगा, कांग्रेस ग्रास। जब यहाँ पे इंडिया में फूड ग्रेन्स की कमी आई थी तो यूएसए से अपन ने ग्रेन्स मंगाए थे, वीट मंगाए थे, उसके साथ साथ उन्होंने क्या भेजा था, कुछ वीड्स के कुछ दाने थे जिसको बोलते हैं कांग्रेस ग्रास, और उसने क्या कर दिया, यहाँ की जो फर्टाइल लैंड थी उसको कर दिया सबको इनफर्टाइल। ओके, तो इस तरह की एलियन स्पीसीज जो होती है वो अक्सर वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाती है। उसके बाद में हंटिंग फॉर स्पोर्ट, सॉरी, इसमें जो है यहाँ पे आता है कि लोग क्या है कि राजाशाही में जिए हुए हैं, तो कई लोग क्या करते थे कि शिकार करते थे, और शिकार की वजह से अपने यहाँ से चीता जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका था, लेकिन फिर से उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। अभी देखना ये बात है कि वो सर्वाइव करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी सिचुएशन थोड़ी अलग हो चुकी है। तो लोग क्या है शिकार करके, हंटिंग करके भी इस तरह की वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। 12% रीजन इसका ये है। नेक्स्ट है पेस्ट एंड प्रेडिटर कंट्रोल। देखो 7% इसमें ये होता है कि जैसे जो जानवर है उसको खाने वाला जो प्रेडेटर है, मतलब उसको खाने वाला जो शिकारी जानवर है, उसकी वजह से भी कई बार इस तरह के वाइल्ड लाइफ को नुकसान पहुंचता है। जैसे इमेजिन करो कि एक पूरा फॉरेस्ट है और इस फॉरेस्ट में बहुत सारे हैं डियर, सर, हाँ, और बहुत सारे इसमें है टाइगर। टाइगर किसको हंट करते हैं, डियर को। ओके,
मान के चलो एक साथ में इस टाइगर की पॉपुलेशन को बढ़ा दूं, पहले यहाँ पे टाइगर थे 10 और अब मैंने यहाँ पे टाइगर मतलब ये टाइगर बढ़ के हो गए मान के चलो 20, तो 20 टाइगर को ज्यादा खाना चाहिए, और जितना ज्यादा खाना चाहिए Yes, तो वो sir. किसका शिकार करेंगे, डियर का शिकार करेंगे। डियर तो इससे क्या होगा, डियर की पॉपुलेशन डिक्रीज होगी। कम हो जाएगी। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ जो है वो खतरे में हो जाती है। कई बार जो प्रेडेटर जो होते हैं ना, मतलब जो शिकारी करने वाले जानवर, उनका पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से जो शिकार वाले जो जानवर होते हैं उनकी पॉपुलेशन ऑटोमेटिक कम हो जाती है। हंटिंग फॉर फूड, ट्राइब्स जो है वो कई बार फूड के लिए हंट करती है, 6% रीजन ये है। पेट ट्रेड 5% इसका रीजन ये भी है कि जैसे आपने सुना होगा इलीगल जो ट्रेडिंग होती है, जैसे कि हाथी दांत को बेचने के लिए, तो हाथी दांत को बेचने के लिए हाँ, हाथी को सर। मारेंगे, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, पेट ट्रेड क्यों पेट सर, ट्रेड बिना इसको हाथी बोलते हैं। मारे दांत नहीं मिलते उसके? अच्छा, वो उनको उड़ा के नहीं फेंक दे, नहीं कुछ भी कर दे, बांध बांध दे। नहीं, वो बिना उसको मारे नहीं निकाल सकते ना उसके, तो इस वजह से भी होता है। और पेट ट्रेड का मतलब ये भी होता है कि कई बार जो है ना इस तरह के वाइल्ड लाइफ जो एनिमल्स होते हैं या फिर प्लांट्स होते हैं, उनको लोग क्या करते हैं कि पालना भी ज्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, तो उसको मतलब इलीगली वो अपने घर में रखते हैं, तो उससे भी इसका एक तरह से पॉपुलेशन जो है उसको फर्क पड़ता है। नेक्स्ट है सुपरस्टिशियस बिलीफ। सुपरस्टिशियस बिलीफ मतलब कि लोगों को गलत धारणाएं हो जाती है, गलत एक तरह से मतलब ऐसे हो जाता है कि हाँ ऐसे नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान होगा, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि सुपरस्टिशियस बिलीफ का मतलब आप समझ सकते हो कि पुरानी रीति रिवाज, डेंजर सर, नहीं नहीं, पुराने रीति रिवाज नहीं होते जो कि जिसका कोई लॉजिक नहीं होता, जैसे ट्रेडिशन सर, ट्रेडिशन नहीं बोल सकते इसको, सुपरस्टिशियस जैसे कि फाइन। जैसे आप रोड पे जा रहे हो, आप रोड पे जा रहे हो, बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आप बोलते हो कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया, अब तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा ही नहीं। सर रूढ़ियाँ पे, पुरानी रूढ़ियाँ। हाँ, तो ये जो रूढ़िवादी जो सोच है ना, सुपरस्टिशियस बिलीफ, इसकी वजह से भी इस तरह के जो मतलब एनिमल्स हैं या फिर वाइल्ड लाइफ है उसको नुकसान पहुंचता है। पॉपुलेशन की वजह से 1%। ओके, तो ये सारे कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से वाइल्ड लाइफ एक तरह से एक्सटिंक्शन की कगार पे पहुंच चुकी है, स्टेज पे पहुंच चुकी है। रास्ता काट दिया तो तुम्हारा नुकसान हुआ ना, बिल्ली का कहाँ हुआ? अब लोग ऐसे कई लोग है ना गुस्से में जो है ना ऐसे बिल्लियों को मार देते हैं, अच्छा, ऐसे नुकसान हो गया। बेचारे ओके, के ऊपर। आज का लास्ट टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये जो वाइल्ड लाइफ थी इसको बचाने के लिए क्या किया जाए तरीका। और क्या क्या इसके मेथड हो सकते हैं उनको देखेंगे। कंजर्वेशन मीन्स टू कीप सेफ, वेयर एज प्रिजर्वेशन मीन्स टू मेंटेन द एनवायरमेंट एज इट इज। देखो, कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। कंजर्वेशन का मतलब तो होता है कि पूरी तरह से उसको बचाना, जैसे कि मतलब कि उसको मतलब कि वो खत्म हो रहा है, वो नष्ट हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो उसको वहां से बचाना। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जो जिस सिचुएशन में भी है उसको बस उस सिचुएशन को मेंटेन रखना। ओके, तो दोनों ही तरह से वाइल्ड लाइफ जो है उसको बचाया जा सकता है। वेरियस प्रैक्टिसेस which can help to conserve and protecting our environment। बहुत सारे मेथड है, जैसे कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज, स्टेप्स टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ आर प्रोटेक्शन। सबसे पहला है प्रोटेक्शन ऑफ यूजफुल एनिमल्स एंड प्लांट्स, कि सबसे पहले अपने को करना क्या चाहिए कि जो जितने भी यूजफुल जो अपने एनिमल्स और प्लांट्स है उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएं, ऐसे जो पोचर्स हैं या फिर जो शिकारी हैं उनसे इनको बचाया जाए। प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स, एक बार फिर से ज्वाइन करो आप। ओके, देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ क्रिटिकल हैबिटेट्स, इसका मतलब कि ऐसे रीजन जो कि एक्सटेंशन के एक तरह से स्टेज पे पहुंच चुके हैं तो उनको प्रोटेक्ट करें। हैबिटेट का मतलब होता है कि जिस एनवायरनमेंट में एक पर्टिकुलर एनिमल या फिर प्लांट जो है वो रह रहे हैं उसको बोलते हैं हैबिटेट। ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ देयर ग्रोथ एंड मल्टीप्लीकेशन, तो इसको आप बचा सकते हो। मैनेजमेंट ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम जिसको बोलते हैं, तो आप इनका मैनेजमेंट से भी आप इस तरह के वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हो कि कहाँ पे अगर पानी नहीं है तो पानी की आपने व्यवस्था करवा दी, अगर लैंड कुछ खराब हो गया कि मतलब कुछ डिग्रेड हो गया तो उसको आपने थोड़ा सा ठीक करवा दिया, तो इस तरह से भी आप इनका कंजर्व कर सकते हो। हंटिंग शुड बी रेगुलेटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड, कई बार क्या होता है कि हंटिंग जरूरी होता है तो उसको आप रेगुलेट करो, और कई बार हंटिंग जो है इलीगल होता है तो उसको आप रेस्ट्रिक्ट करो, तो इस तरह से भी आप इनको बचा सकते हैं। नेक्स्ट है ओवर एक्सप्लॉइटेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट्स ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड बी अवॉइडेड। कई ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो कि इसी तरह के वाइल्ड लाइफ से बने हुए होते हैं, तो उनको अवॉइड करके मतलब उनका यूज को अवॉइड करके भी आप इन सब चीजों को बचा सकते हो, क्योंकि यूज आप नहीं करोगे तो डिमांड कम होगी, डिमांड नहीं होगी तो इस तरह के प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर नहीं किया जाएगा। अब देखो, दो तरह के कंजर्वेशन मेथड होते हैं, एक तो बोलते हैं इसको इन सिटू और एक होता है एक्स सिटू। इन सिटू और एक्स सिटू में डिफरेंस क्या है? इन सिटू का मतलब होता है कि आपने एक जो उनका घर है वहीं पे आपने उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया। जैसे इमेजिन करो कि देखो
कैमरा कैसे ऑफ है? चलो देखो, इन सिटू का मतलब होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद में कोई पेशेंट है, अगर पेशेंट का उसी के घर में बड़ी बड़ी मशीनें लगा दें, जो आईसीयू की जो मशीनें होती हैं वो सारी उसी के घर पे आप लगा दो, उसी के घर पे उसी के रूम में आपने उसको एक तरह से ट्रीटमेंट किया, घर में रह के वो बिल्कुल सारा ट्रीटमेंट उसका घर में हो रहा है, तो उसको बोलेंगे इन सिटू। और अगर आप उसको हॉस्पिटल ले गए तो उसको बोलेंगे एक्स सिटू। मतलब उसके खुद के एनवायरनमेंट से बाहर अगर आपने उसको प्रोटेक्ट किया है, उसको मतलब कि सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाया है, तो उसको बोलेंगे एक्स सिटू। और अगर उसी के घर में ही अगर आपने इस तरह से उसको कंजर्व किया है, उसको बोलेंगे इन सिटू। एग्जाम्पल से समझ जाओगे, जो फॉरेस्ट होते हैं ना, वो इन सिटू है कि अगर आपने फॉरेस्ट में रहते हुए उन जानवरों को वहीं पे बचा लिया तो उसको बोलेंगे इन सिटू। और अगर आपने उस फॉरेस्ट में कोई घायल जानवर है, आपने उसको उठा के जू में लेके आ गए, जू में उसका इलाज कर रहे हो, तो जू क्या है? एक तरह से एक्स सिटू। जू उसका घर नहीं है, उसका घर क्या है? एनिमल का घर फॉरेस्ट है। तो फॉरेस्ट की बजाय आपने क्या किया? उसको जू में लेके आ गए और वहां पे आप उसका इलाज कर रहे हो, तो उसको बोलेंगे क्या? एक्स सिटू। ओके। कंजर्वेशन इन नेचुरल हैबिटेट्स, उसको बोलते हैं इन सिटू। और कंजर्वेशन आउटसाइड नेचुरल हैबिटेट्स, जिसको बोलते हैं एक्स सिटू। जैसे नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, सेंचुरीज, ये क्या होते हैं? अरे लड़ाई नहीं, इधर देखो। जो बायोलॉजिकल जो पार्क होते हैं, सॉरी बायोलॉजिकल पार्क नहीं, बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, नेचुरल पार्क्स होते हैं, और जो अलग अलग तरह की सेंचुरीज होती है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती है, वो क्या है? वो है इन सिटू। और जू टाइप के जो एक तरह से एरिया होते हैं उनको बोलते हैं एक्स सिटू। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व मैंने आपको बता दिया। बॉटनिकल गार्डन और जर्मिनेशन, Germplasm bank. जर्म प्लाज्म बैंक, इसका मतलब होता है कि पर्टिकुलर जो सेल्स होती है उनको वो स्टोर किया जाता है, और इस तरह से इनको क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है। ओके। तो ये था कुछ कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। कल हम इसमें पढ़ने वाले हैं कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज, जिसमें आपको अभी तक जो मैंने बताया, जैसे बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, नेशनल पार्क्स होते हैं, सेंचुरीज होती है, तो क्या होता है इनमें डिफरेंस, क्यों इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, और क्यों इनको अलग अलग डिफाइन करने की जरूरत होती है, तो उन सब चीज़ों के बारे में कल देखेंगे। आज की क्लास में अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो। नो सर। ओके, डाउट नहीं है No, तो फिर sir.